नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, पिछले 6 वीडियो मेरे जो आए हैं वो साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आए हैं और ये हमारी अगली सीरीज शुरू होने जा रही है जिसमें हम लोग 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो 100 इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन है ये आपको हर एक एग्ज़ाम में फ़ायदा देने वाले हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 में आता है, ग्रुप डी, एसएससी, पेट, सीएटी और यूपीपी। और इसके साथ ही इन क्वेश्चन का यूज जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट या सुपर टेट, जो भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उन सब का फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। तो यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट के जो भी बच्चे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में 2 पार्ट आने वाले हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट आज हम लोग करने जा रहे हैं। ये 100, इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे और टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं 1 लाइनर क्वेश्चन इसमें भी हैं और उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन मिल सकते हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि केवल 100 क्वेश्चन है, इसमें 100 से ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और अच्छे से ध्यान से आप लोग करेंगे वीडियो तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी वीडियो सीरीज से। मेरा नाम अमर यादव, सिलेक्टेड टीजीटी मैथ्स, और ये मेरा यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। जो भी दोस्त सुपर टेट, यूपी टेट तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी से रिलेटेड मैथ पढ़ना चाहते हैं या फिर सुपर टेट की मैथ, जूनियर सुपर टेट की मैथ, तो ये सारे इस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत जल्दी ही आपको टीटी या टीचर्स एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवादों के मामलों को किसके द्वारा हल किया जाता है। दोस्तों दिया कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, अगर इसमें कोई विवाद होता है ये तो किसके द्वारा हल किया जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में इन विवादों का निपटारा किया जाता है। और आर्टिकल दोस्तों कौन सा है, तो आर्टिकल 71 के तहत जो होगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी विवाद संबंधित मामले होते हैं इनको सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 71 या अनुच्छेद 71 के तहत इसको देखा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया। क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बोलता है 26 नवंबर 1949। और इसी दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, संविधान दिवस। ये संविधान दिवस जो है दोस्तों, ये उस दिन मनाया जाता है जिस दिन हमारा संविधान पूरा बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 में संविधान जो है तैयार हो गया था। संविधान सभा की पहली बैठक की बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, 1946। इस संविधान सभा की पहली बैठक थी। इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन बने थे, तो उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में देखा जाता है, अस्थायी अध्यक्ष। और ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, सब लोग जानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसके बाद जो स्थायी अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ये लोग सब लोग जानते हैं। अभी आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं सबसे रिलेटेड। तो अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे 9 दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इसमें इनको, ये सबसे बुजुर्ग नेता थे पूरे संविधान सभा के, तो इसीलिए इनको पहला नेता घोषित किया गया था कि संविधान सभा के अध्यक्ष बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दिया गया है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई। दोस्तों भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी 26 अक्टूबर 1962, 1962 में पहली बार आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का उपबंध किया गया है, जिसमें से अनुच्छेद 352, 356, अनुच्छेद 360, तो 3 आपातकालों का वर्णन किया गया है। पहला 360 जो होता है इसको दोस्तों वित्तीय आपातकाल बोला जाता है। ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल 360 जो होता है ये संवैधानिक तंत्र की विफलता पे लगता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता पे। और 352 ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल। ये 3 बार लग चुका है अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल, इसके ध्यान से आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। जैसा कि अभी हमने बताया कि संविधान सभा के एक अस्थायी सदस्य बने थे और एक स्थायी सदस्य बने थे।
तो जो स्थायी सदस्य थे ये कौन थे? ये थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस आधार पर मांगता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143 अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368 जो होता है दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें दी गई है। और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है दोस्तों ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। और किस आर्टिकल के तहत? दोस्तों 368। ये ध्यान में रखेंगे, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 368। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य जो होते हैं हमारे मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A, तो ये दोस्तों थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के आधार पर की गई? तो इसके लिए अनुसूची अगर पूछा जाए पंचायती राज कब जुड़ा, तो अनुसूची जो है दोस्तों ये अनुसूची 11 में जुड़ा था। और बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसको लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था जो है दोस्तों ये अनुसूची 11 बलवंत राय मेहता। और अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो दिया गया अनुच्छेद 40 उसमें पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष दोस्तों फजल अली थे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे, बाकी इसमें अन्य सदस्य थे। अगला क्वेश्चन आता है कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, वो काम करता है राष्ट्रपति के तौर पे। कब करेगा? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कोई भी ना हो। अगला क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो अनुच्छेद 21A। तो शिक्षा का अधिकार जो था मूल अधिकार माना गया अनुच्छेद 21A। ये 2002 में जोड़ा गया दोस्तों। शिक्षा का अधिकार 2002 में जोड़ा गया किसमें? अनुच्छेद 21A में। अगला क्वेश्चन आता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को तो सौंपता है। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष को तो सौंपेगा अपना त्यागपत्र कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय की बात हो रही हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट की जो नियुक्ति करता है दोस्तों ये राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सलाह पर। ठीक है, बाकी सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ये आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सबके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 40 अभी बताया था, ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 जो होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये है ग्राम पंचायतों का गठन। अगले क्वेश्चन, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन देता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष होता है, इसके पास एक पावर होती है कि किसी भी विधेयक को ये क्या कह दे कि धन विधेयक है या नहीं है। इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का, उसका जो निर्वाचक मंडल होता है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य इतने लोग शामिल होते हैं, मतलब संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बताया कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में देखा गया। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी उसमें संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में तय किया गया किसको बनाया जाए, तो ये दोस्तों बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये उस समय के सबसे बुजुर्ग नेता थे।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। दोस्तों वित्तीय आयोग आप लोग पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 में वित्त आयोग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 40 पंचायती राज व्यवस्था, अनुच्छेद 40 के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था की गई है वो लागू कब से कर दी गई, वो दोस्तों लागू की गई थी 73वें संविधान संशोधन से लागू कर दी गई थी। अब तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो मौलिक अधिकार दोस्तों मूल अधिकार जो हमारे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। मतलब अस्पृश्यता से अंत। दोस्तों ये आर्टिकल 917, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे डॉक्टर सुकुमार सेन। ये थे दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। दोस्तों भारतीय संविधान किस दिन पूर्ण लागू हुआ, तो ये अगर पूछा जाता है तो 26 जनवरी 1950 को पूरी रूप से लागू हो गया। बनके तब कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 में। ये लोग आप जानते हैं सब लोग। अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है दोस्तों इसका चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा एक संसद अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जैसे ओम बिरला इस समय ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। लोक कल्याणकारी और राज्य की स्थापना दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आगे बढ़ते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 356 अभी बताया था दोस्तों कि संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल 360, राष्ट्रीय आपातकाल 352। ये तीनों आपको 100% याद रखने हैं। सभी बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं इस वीडियो को, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में ये मतलब इधर उधर से पूछा करते हैं तीनों आर्टिकल में। राष्ट्रीय आपातकाल कहीं पूछेगा, वित्तीय आपातकाल कहीं पूछेगा, कहीं संवैधानिक तंत्र की विफलता पूछेगा। तो ये 3 आर्टिकल हैं जिनको राष्ट्रपति लागू करता है और इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान की प्रारूप ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, ये हमारे भीमराव अम्बेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ये थे हमारे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, वो संविधान समिति के अध्यक्ष जो संवैधानिक समिति थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, और जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 29 ये दिया गया है कि भारतीय संसद का उच्च सदन क्या है। मतलब जो भारतीय संसद में हमारे संसद में जो है 2 सदन हैं संसद में। वैसे संसद के 3 भाग होते हैं, एक तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, और फिर एक होता है राज्यसभा, और एक है लोकसभा। ठीक है, तो 79 आर्टिकल में राज्यसभा दिया है, 80 में लोकसभा दिया है, 54 में राष्ट्रपति के बारे में दिया है। ये आर्टिकल है दोस्तों, ये सब अनुच्छेद हैं। 79 में क्या है, राज्यसभा, 80 में कितना है दोस्तों, लोकसभा, और संसद दोस्तों कितना है, 81 में है, और बाकी राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 के तहत दिया गया है। तो इसका जो उच्च सदन होता है संसद का दोस्तों, ये राज्यसभा को कहा जाता है। ये उच्च सदन है, राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। जो हमारे मूल अधिकार थे पहले उसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, तो संपत्ति के अधिकार को आगे चल के एक आर्टिकल के तहत हटा दिया जाता है। तो वो आर्टिकल अमेंडमेंट कौन सा था दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मूल के अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया।
इसके कारण भी बहुत सारे थे, वो हम अलग कहीं चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस इतना जान लेते हैं कि अनुच्छेद जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 में, उसमें हटाया गया था ये। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति में जो भी हमारे पास कार्यपालिका है, कार्यपालिका इसकी जो समस्त शक्तियाँ होती हैं दोस्तों राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो आर्टिकल पूछा गया है जिसमें मूल कर्तव्य शामिल है। तो दोस्तों 51 का ये, पीछे भी हमने बोला था एक जगह 51 का, आर्टिकल 51 का, इसमें के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। फिर आगे क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया। जो हमारे संविधान की किताब है दोस्तों, ये इसमें कितने भाग हैं। तो 22 भाग थे। पहले कुल कितने भाग थे, 22। तो 22 से बढ़ के हो गए हैं 24-25। आगे क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग दोस्तों, इसको हम पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे, यही था हमारे पास योजना आयोग। 1 जनवरी 1915 योजना आयोग, 1 जनवरी 1915 से ये नाम बदल जाता है इसका। 2015 प्रधानमंत्री मोदी जी इसका नाम बदल लेते हैं और इसका नया नाम पड़ता है नीति आयोग। ये योजना आयोग है जिसको नीति आयोग को नाम से हम लोग जानते हैं। और इस नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, ये होता है भारत का स्वयं प्रधानमंत्री होता है। कोई भी प्रधानमंत्री रहे, नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री को ही रहना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे तो किसको देगा। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को देता है, अपने से नीचे वाले को। तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कई सारे आयोग ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, जिनके अध्यक्षों की नियुक्ति। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे दोस्तों, 1951-52 में। पहली लोकसभा का जो गठन हुआ था वो भी 1951-52 में हुआ था, जिसमें पहली बार सरकार बनती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश था, सब लोग जानते हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये देश का पहला प्रमुख राज्य था। 1956 में बना हुआ था ये, और आंध्र प्रदेश था। अगला क्वेश्चन आता है 39 कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों 352, अनुच्छेद 352, इसको ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल 352 और संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल आता है 356, और जो द्वितीय आपातकाल होता है दोस्तों 360 होता है। अगले क्वेश्चन पर है भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। तो दोस्तों ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976। तो भारतीय संविधान की मतलब भारतीय संविधान में जो समाजवादी, लोक, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, एक 3 वर्ड हैं, ये कब जोड़े गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दिया गया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये भी दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त की जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा जन गण मन जो है उसको स्वीकार किया गया राष्ट्रीय गान के रूप में। अगले क्वेश्चन, ये डेट याद रखना, सुपर डेट वालों, बहुत आता है पेपरों में। ग्रुप डी वालों उसमें तो नॉर्मल ही है, NTPC CBT 2 सब में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक पहले ही बताए थे 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। बोलते रहो, बोलो। अच्छा, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। बोला गया है कि भारतीय संविधान सभा के संघीय संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। वर्ड आता है कहीं पर संघ, तो आंसर लगा दोगे PT नेहरू। कहीं पर भी संघ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें पंडित जवाहरलाल
नेहरू उसके आंसर होंगे। 90% आंसर यही होता है। अगर संघ वर्ड यूज़ किया गया है कहीं पर तो वैसे संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बोलोगे क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? पूछा गया जब भारत संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सारे नियम कानून पूरे देश पे लागू हो गए। तो पहली बार सुधार कब किया गया, संशोधन कब हुआ? तो पहली बार सुधार संशोधन दोस्तों 1950 में ही हो गया था। तो पहला संशोधन जो होता है 1950 में होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग इसको कहते हैं, ठीक है, कि नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो दोनों अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति का दिया गया है उल्लेख। अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1949 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो नागौर, राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। नागौर गांव से पंचायती मतलब ग्राम पंचायत थी नागौर, राजस्थान में। वहाँ से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। किस समिति के आधार पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अनुच्छेद संशोधन 73वां अनुच्छेद संशोधन और 1978 में। अगले में आते हैं। अगला दिया है भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार कब किया गया था? तो 1982 में केरल में 70 पारुल विधानसभा क्षेत्र में। ये आंसर याद रखना कि 1982 में केरल में किया गया था और 70 पारुल विधानसभा क्षेत्र में ये नाम दिया गया, 70 पारुल विधानसभा क्षेत्र। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 49 ये दे रखा है कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दल बदल से कानून का उल्लेख जो है दोस्तों 10वीं अनुसूची में है। 10 दल बदल कानून का उल्लेख जो है किसमें है? ये 10वीं अनुसूची में है। ये यहाँ पे हमारे आज के 49 या 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब अगले 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। वो भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग प्लीज़ करके चैनल को थोड़ा सा शेयर करिए, तो अपने दोस्तों को पहुंचाइए, जिससे सभी तक आपको ये अच्छी क्लासें पहुंच सके। जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसमें सुपर टेट या केवल टेट, वो लोगों के लिए ये वीडियो या ये सीरीज जो है 100 क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सुपर टेट या सी टेट जितने भी बच्चे हैं, वीडियो आपने पूरा एंजॉय किया होगा, बातें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत कहीं पे कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और हम आगे इसी तरह से बढ़ते रहें।